नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूपी टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से लेके 8 तक का पूरा जो भी क्वेश्चन आए पीवाईक्यू सब कंप्लीट करेंगे। चलिए हम 2011 से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है कि बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह क्या है, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। ठीक है, तो बुनियादी मतलब प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर होता है क्योंकि इससे वे अपने आसपास के वातावरण के बारे में जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है, तो जब हम बचपन में पढ़ने जाते हैं स्कूल में, तो हमें जो हम घर पर बोल रहे हैं अपनी भाषा मातृभाषा उसमें ही शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, जिससे बच्चे पढ़ने में शिक्षा ग्रहण करने में सहज महसूस कर सके अपने आप को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखेंगे श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। श्याम पट पर हम जब लिखेंगे तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, अच्छी लिखावट, बड़े अक्षरों में लिखना, लेखन में स्पष्टता, छोटे अक्षरों में लिखना। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़रूरी होता है लेखन में स्पष्टता। यहाँ पर अच्छी लिखावट मत कर देना, यहाँ पर आपको ये वाला करना होगा। लेखन में स्पष्टता होगी तो अच्छी लिखावट तो हो ही जाएगी दोस्तों, है ना। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखेंगे, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे दोस्तों। आपकी कक्षा में अक्सर आप जब टीचर बनेंगे तो आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी बहुत लेट आएंगे, तो आप क्या करेंगे। सी ऑप्शन, कारण जानने की चेष्टा करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे आप, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, उसके अभिभावक को सूचित करेंगे। नहीं, आपको अभिभावक को सूचित नहीं करना, उससे ही आपको पूछना है क्यों, क्या हुआ, देरी क्यों हुई, ये सब। अब देखेंगे, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सस्वर अधिगम के द्वारा। तो विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। स्वस्वर का अर्थ है प्रवचन, अनुवाद और पठन। सस्वर का अर्थ है प्रवचन, अनुवाद, पठन होता है। अतः सस्वर अधिगम द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित किया जा सकता है तथा ये एक उचित एवं महत्वपूर्ण पहलू है। अब देखेंगे शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पर व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। बाकी आपको कुछ भी दे दिया, देखो यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड कुशलता आ रहा है, जागरूकता भी आ रहा है, लेकिन आपको अगर शिक्षा का उद्देश्य पूछ लिया जाए तो यहाँ पर सबसे बेटर ऑप्शन छाटना होगा। और यहाँ पर आपका बेटर ऑप्शन यह है कि व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार प्रबंधन करना चाहिए। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए, आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा, आप क्या करेंगे। आपको शिक्षक दिवस पर विद्यार्थी आपको बधाई पत्र दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, बी ऑप्शन, उन्हें धन्यवाद देंगे। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा उन्हें धन्यवाद देंगे। ठीक है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि क्या होता है, यह एक वैयक्तिक असफलता है। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, शिक्षक असफल हो गए हैं, परीक्षा असफल हो गई है, पाठ्य पुस्तक असफल हुआ, तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये एक वैयक्तिक असफलता है जब एक विद्यार्थी असफल होता है। ठीक है, देखिए इसको पूरा पढ़ते हैं। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि वैयक्तिक असफल होता है। विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्न कथन सही सकते। देखिए, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक है। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थियों की आवश्यकता और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती। इस वजह से मतलब टोटल गलती आपकी विद्यालय की होगी, ठीक है, आपकी नहीं होगी। तो इस बात को याद रखना। देखिए, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है आज्ञाकारिता। आपके अंदर जैसे कि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन दिए, जैसे कि ईमानदारी, सहभागिता, उत्तरदायित्व की अनुभूति और आज्ञाकारिता। तो यहाँ पर किसी विद्यार्थी की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेषता होगी आपकी आज्ञाकारिता। आज ये क्वेश्चन पूछा गया। कुछ लोग तो आपको सहभागिता भी दे सकते हैं, ईमानदारी भी दे सकते हैं, उत्तरदायित्व की अनुभूति भी दे सकते हैं। तो और बड़ा ऑप्शन है, तो इसमें बहुत बड़ी कन्फ्यूजन।
अगर ईमानदारी और आज्ञाकारिता आ जाए विद्यार्थी के विषय में तो आप आज्ञाकारिता पहले दें, ईमानदारी मत दे देना पहले, ठीक है। देखिए, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आज्ञाकारिता है। आज्ञाकारिता मानव व्यवहार में है, ठीक है, मानव व्यवहार में सामाजिक प्रभाव का एक रूप है जिसमें व्यक्ति स्पष्ट निर्देशों या किसी प्राधिकारी व्यक्ति के आदेश का पालन करता है। एक बालक अपने माता पिता, शिक्षक तथा अपने से बड़े जनों की आज्ञा का पालन करता है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आज्ञा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर, आप किसी कक्षा में हैं, ठीक है, तो ये मैंने बता दिया किसी विद्यार्थी की, ये मैंने आपको बताया। अब देखेंगे ये क्वेश्चन, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विशेष से अस्वस्थ एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करें? मतलब आप कुछ पढ़ा रहे हो, अभी कुछ और ही लेवल में पहुंच गए भाई, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देना। उसे ना बताएंगे ना कुछ कहेंगे, आप उसका कह देंगे उससे कि आप कक्षा ख़त्म हो जाए उसके बाद आप उसके प्रश्न का उत्तर देना, ठीक है, ऐसे ही करना होगा कुछ। अब मैं आपको देखिए, एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है 12 वर्ष के बच्चे में, तो इस समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता, ये गलत है। अब और यहाँ उसकी रुचियों को सीमित करना नहीं, आपका यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी पूर्व किशोरावस्था मतलब कि 9 से 12 वर्ष का एक प्रमुख लक्षण होता है। इस अवस्था में बालक औपचारिक शिक्षा द्वारा समाज और संस्कृति के कुछ सरल और प्रारंभिक कौशलों को सीखता है, जैसे संबंध, निगमनात्मक तर्क करने की योग्यता, ठीक है, निगमनात्मक तर्क करने की योग्यता आ जाती है, आत्मानुशासन तथा सामाजिक अनुमोदन के नियम आदि का अधिगम, ठीक है। विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है, भाग जाने का कारण तो यहाँ पर आपका टी ऑप्शन, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिव्यक्ति, ठीक है, जो विद्यार्थी द्वारा विद्यालय से भागने की प्रवृत्ति के मुख्य कारण, तो यही हो जाएंगे छात्रों की समस्या के प्रति शिक्षकों की असंवेदनशील रवैया, ठीक है, विद्यालय के वातावरण का अप्रजातांत्रिक स्वरूप, छात्रों में सुरक्षा की भावना का अभाव, शिक्षण कार्य का सुचारू रूप से चलना, ये सब विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए विद्यार्थी हैं और उनमें श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या करेंगे? सी ऑप्शन, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, सी ऑप्शन ऐड हो जाएगा। छात्रों को समय समय पर श्रम का अवसर देकर उनमें श्रम स्फूर्ति का विकास किया जा सकता है, इसलिए आजकल विद्यालयों में NSS, NCC तथा खेलकूद जैसे विद्यालय के पाठ्यक्रम में लाए गए हैं दोस्तों, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र, एक सेकंड, यहाँ पर हम आ गए, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो, डी ऑप्शन, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होता है बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र, ठीक है। बाल विकास मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाले जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन को कहते हैं, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा के लिए बालक मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा के लिए जब आप शिक्षक बन जाएँ तो बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्यों आवश्यक है आपके लिए? तो यहाँ पर आपका आंसर दिया जाएगा, ये बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करेगा, ठीक है। अब देखिए, मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सर्वाधिक के विकास का अर्थ है, बी ऑप्शन, अंगीकरण, मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है अंगीकरण है दोस्तों, ठीक है, अंगीकरण। राधा कुमुद मुखर्जी ने लिखा है कि मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छा एवं लक्ष्य जिनका अंतरीकरण सीखने या सामाजिकरण की प्रक्रिया में के माध्यम से होता है और जो बाद में व्यक्तिनिष्ठ मान तथा अभिलाषाएं बन जाती हैं, अर्थात मानवीय मूल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी अंगीकरण होता है और इसी प्रकार उनका विकास भी पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए? उपरोक्त सभी की, बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, ये सब।
अब देखिए, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बने? समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था, पूर्व याद रखना, पूर्व किशोरावस्था 9 से 12 वर्ष के बच्चे अपने समकक्ष वर्ग के लिए सक्रिय सदस्य बनते हैं। मनोचित्रण का संदर्भ है डी ऑप्शन, मन के प्रकार का अन्वेषण। मन के प्रकार का अन्वेषण। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, दूसरों के साथ लड़ना। ये नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न, उच्च बुद्धि होनी चाहिए, 130 से ऊपर प्रभावशाली हो जाएंगे, विचारों में सृजनात्मकता आ जाएगी, उत्सुकता। तो उत्सुकता यहाँ पर कौतूहल सुन के मतलब हम ऐसा समझेंगे जैसे शोर शराबा, नहीं नहीं नहीं, कौतूहल मतलब यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड्स हो रहा है दोस्तों, ठीक है। पॉजिटिव इस शब्द को लिख लेना, आप ये लिखो, उत्सुकता लिखो, कोष्टक में आप कौतूहल लिखो, ये अच्छा माना जाएगा, ठीक है। अभिव्यक्ति में अनूठापन, ये भी अच्छा माना जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है, क्योंकि डी ऑप्शन, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिका ही समर्थ होती है। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में बालिकाओं की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है, ठीक है। लैंगिक भेदभाव में कमी आती है इससे। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, तो किस पे करेगी? पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, ठीक है। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। शिक्षण अधिगम वस्तु गुणवत्ता, गलत हो जाएगा। शिक्षकों में अभी व्यक्तिगत परिवर्तन, ज़्यादातर सब लोग सी करके आएंगे, लेकिन यहाँ पर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पर आप इसे नोट करना, समन्वित शिक्षा की सफलता आपकी पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थियों की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है, डी ऑप्शन, निदानात्मक शिक्षण। तो निदानात्मक शिक्षण एक पॉजिटिव है, ठीक है। आए तो ये आंसर आपका सही चला जाता है। देखिए इसके बारे में जानेंगे। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थियों की समस्या का सबसे अच्छा उपचार निदानात्मक शिक्षण द्वारा किया जाता है, साथ ही भविष्य का निर्धारण भी सही दिशा में किया जा सकता है। एक शिक्षक विद्यार्थी को अनुप्रेरित कर सकता है तो पुरस्कार देकर, ठीक है, सही मार्गदर्शन कराकर, कक्षा में भाषण देकर, उदाहरण देकर। तो एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन ज़्यादा करके आएंगे लोग, लेकिन यहाँ पर ये वाला सही जा रहा है, पुरस्कार देकर। एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित, यहाँ पर शब्द आ रहा है अनुप्रेरित, ठीक है। तो शिक्षक विद्यार्थियों को उनके द्वारा किए गए उचित कार्यों के लिए उचित पुरस्कार देकर उन्हें प्रेरित कर सकता है, ठीक है। उचित कार्य किया तो उचित के लिए उसको पुरस्कार देंगे, ठीक है। ये बात हो रही यहाँ पर। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप क्या करें? सी ऑप्शन, उसके अभिभावकों से बात करें, ठीक है। ये आपको करना हो, जैसे कि आपका मतलब सम्मान नहीं किया, ठीक है, तो आप उसके अभिभावक से बात कर सकते हैं, ये सब। अब यहाँ पर देखेंगे शिक्षण का सत्तावादी स्तर है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, शिक्षक केंद्र। चरित्र का विकास होता है उपरोक्त सभी के द्वारा, इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है, तो विभेदीकरण नहीं है, बाकी स्मृति, समझ और चिंतनशील, ये सब आपके शिक्षण अधिगम स्तर है। विभेदीकरण शिक्षण का स्तर नहीं, इसमें छात्रों को बुद्धिलब्धि के आधार पर छोटे छोटे समूह में बांटने की प्रक्रिया है, ठीक है। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप क्या करेंगे? डी ऑप्शन, उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। तो ये आप कुछ नेगेटिव टाइप का क्वेश्चन बनना है दोस्तों, उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे, जिन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं को पूछेंगे, उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिसके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर है, जिसके कारण वह कक्षा में उपवास का पाठ बन सकता है। तो यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार नहीं, आप ये वाला करेंगे, ज़्यादातर ये सी करके आएंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पर देखें, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा संकोचित छात्र से तभी प्रश्न करने चाहिए जब वह उत्तर देने के लिए उत्साहित हो, ताकि धीरे धीरे उसमें आत्मशक्ति का संचार हो और वह कक्षा में सहभागी बन सके।
शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी होना चाहिए। प्रश्नात्मक, शिक्षा प्रतिनिधित्वात्मक। तो शिक्षक का जो बर्ताव है वो आदर्शवादी होना चाहिए। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब आ जाएगा हिंदी। देखिए, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पूजनीय। पूजनीय, पूजनीय, एक बार इसको लिख लीजिए, ये वाला सही है। पूजनीय, वर्तनी के अनुसार शुद्ध है पूजनीय। पूजनीय और ये सब गलत है। ठीक है, जिसका जन्म पहले हुआ उसको हम क्या बोलेंगे? अग्रज बोलेंगे। जिसका जन्म पहले हुआ उसको अग्रज, जिसका जन्म बाद में हुआ उसको, यहाँ पर जस्ट एक मिनट, जिसका जन्म पहले हुआ उसको हम अग्रज बोलते हैं। ठीक है, अग्रज बोलते हैं। जिसका जन्म बाद में हुआ उसको अनुज बोलते हैं। ठीक है, सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं तथा 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज कहते हैं। ठीक है, और ब्राह्मण, दांत, पक्षी, ब्राह्मण आपको लिखना है, ब्राह्मण, दांत, पक्षी, इन सबको द्विज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विज बोलते हैं दोस्तों इन सबको। और थोड़ा सा वो समझिए, एक सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिए, वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। शुद्ध रूप है पुरस्कार, ये वाला सही जाएगा। ये इस शब्द को एक बार लिखना है, ये वाला शुद्ध है पुरस्कार। सजावट शब्द का प्रत्यय बताएं। सजावट, प्रत्यय मतलब पीछे, पीछे वाला शब्द आवट। सजा ये हो गया आ, सजा आ, तो ये आवट। इस प्रकार से यहाँ पर बी ऑप्शन। लड़का पेड़ से गिरा, उपयुक्त वाक्य का कारक। पेड़ से गिरा मतलब अलगाव हो रहा है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अपादान कारक। लड़का पेड़ से गिरा, अपादान कारक। अलगाव की स्थिति में अपादान कारक। ठीक है, कारक के 8 भेद हैं। कारक के कितने भेद हैं? कारक के 8 भेद हैं। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। अपादान 5 के नंबर का है। ठीक है, 6वें का संबंध, 7वें का अधिकरण, 8वें का संबोधन। ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को करण से कोमा के द्वारा, से करण में हम क्या कर देंगे? से कोमा के द्वारा भी कर देंगे। और चौथा संप्रदान, संप्रदान में क्या करेंगे? के लिए, संप्रदान के लिए। अपादान, अपादान से लगेगा इसमें अलगाव के लिए। ठीक है, संबंध, संबंध में क्या करेंगे हम लोग? संबंध का, की, के, का, की, के, रा, री, रे। ठीक है, का, की, के, रा, री, रे। ठीक है, और अधिकरण में क्या आ जाएगा? में पर आ जाएगा अधिकरण में। ठीक है, और संबोधन में हे, अरे, अजय आदि ये सब आ जाएगा आपका संबोधन में। है वह सब बोलते हैं ना संबोधन। तो इस प्रकार अब देखेंगे अधिकरण में क्या आ जाएगा? में पर। अधिकरण में क्या आ जाएगा? में पर। इस प्रकार से आप इसको 4-5 बार उसको पढ़ो, आपको याद हो जाएगा। अब देखेंगे चौराहा कौन सा समास है? चौराहा, चौराहा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, द्विगु समास। ठीक है, चौराहा में द्विगु समास। ठीक है, चौराहा का विग्रह चारों राह का समास। जिस समास में पूर्व पद मतलब आगे वाला, ये पूर्व पद होता है। ठीक है, इसमें संख्यावाची चौ से आप याद रखना 4, तो संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर तनय नहीं होगा। तनय किसका है? शायद पुत्र का है। ठीक है, तनय पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं। पुत्री के पर्यायवाची शब्द देखिए, सुता, आत्मजा, दुखिता, बेटी, तनुजा, तनया आदि, ये सब तनय पुत्र का होता है। ठीक है, और पुत्र करे बेटा, सुत, आत्मज, तनुज, आत्मज, आत्मज भी बेटा। ठीक है, आत्मज भी बेटा का ही होता है। पिताजी का मत समझना, तो बेटे का आत्मज भी होता है। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कमल का नहीं तो सलीम नहीं है। सलीम नहीं, सरोज, अरविंद, पंकज। सरोज, अरविंद, पंकज। सरोज, अरविंद, पंकज, ये आपके कमल के। कमल के पर्यायवाची शब्द अरविंद, पंकज, जलज, उच्च, सतदल, अम्बुज, नलिन, ताम्रस आदि, जबकि सलिल जल का पर्यायवाची है। ठीक है, जल के पर्यायवाची नीर, उदक, पानी, अम्बु, तोय, जीवन, वारी, मेघ, पुष्प, ये सब। और जिसकी, ये सब मैंने अभी बताया, जिसकी मति झट सोचने वाली हो,
जट से सोच लेता तो कुशार की बुद्धि होगी सारी। यहाँ पर ए ऑप्शन ऐड हो जाए, देख लेते हैं अभी जस्ट। हाँ, बी ऑप्शन हो जाएगा यार, जिसकी मति झट सोचने वाली हो। तो यहाँ पर दोस्तों आप बी ऑप्शन कर लेना। यहाँ पर आपका ये वाला हो जाएगा, प्रत्यु प्रत्यु प्रत्युपमति बोला है यहाँ पर। इसको हम पूरा से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। देखिए, जिसकी मति जट सोचने वाली, उसके लिए एक शब्द है प्रत्युमति। जिसकी बुद्धि कुश के अग्र नोक की तरफ पैनी हो, कुशार की बुद्धि बोले। वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए, उसके लिए दूरदर्शी। ठीक है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन आ गई थी, तो यहाँ पर वो हो जाएगा आपका प्रत्युमति। ठीक है, जट से सोच लिया था उसको बोलेगा प्रत्युमति। ठीक है, निर्गुण का संधि विच्छेद होगा। निर्गुण का आपका निर्गुण रा ऊपर चढ़ गया तो यहाँ विसर्ग आ जाएंगे। निर्गुण सी ऑप्शन ऐड हो जाएगा। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसको विसर्ग संधि कहते हैं। अब देखिए, शब्दों के दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करना। तो यहाँ पर आपका कलश हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनना है। तो बी ऑप्शन, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो कन्या का विवाह जब होने जा रहा है तो आयुष्मती हो जाएगा। शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, भानुदय। भानु मतलब जब हम लिखेंगे तो ऊ बन जाएगा, ऊ बन जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। भानु बड़ा ये बनेगा, ये जब ऐसे वाला होता तो इधर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, देखिए, जैसे कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध रूप चुनें। तो डी ऑप्शन, हमारे यहाँ नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। ये वाला, जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनना। द्रव, धन का नहीं है, धन का, तो ये द्रव हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से वाह आधा लगा तो ये धन का हो जाएगा। ठीक है, ये धन का हो जाएगा, लेकिन ये द्रव जो है ये धन का पर्यायवाची नहीं होगा। द्रव धन का पर्यायवाची नहीं है। धन का पर्यायवाची द्रव, संपदा, दौलत है। ठीक है, अब देखिए, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। उपरोक्त में क्या हो जाएगा, लोगों ने किया, तो यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, लोगों ने शोरगुल करके, तो यहाँ पर वही आ जाएगा। कारक के मैंने 8 बताए थे। कारक आपको, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंधन का की के रारी रे। ठीक है, अब ये हो गया। और अपादान में भी से लग जाता है। अब अधिकरण में क्या था, में पर संबोधन है वाले ये सब। घुड़सवार शब्द में घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है, घुड़सवार। तो यहाँ पर यौगिक है, घुड़सवार। ठीक है, घुड़सवार शब्द यौगिक शब्द, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे आग बबूला, पीलापन, दूध वाला इत्यादि। यहाँ प्रत्येक खंड के दो शब्द दोनों ही सार्थक हैं। मतलब इससे कोई अर्थ तो निकल रहा है, आग बबूला, पीलापन, दूध वाला, घुड़सवार, ये सब आपके यौगिक शब्द हैं। ठीक है, अजायब घर है, अजायब घर एक संकर शब्द है। अजायब घर संकर शब्द, दो भिन्न भाषाओं के योग से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। अजायब अरबी भाषा का शब्द तथा घर हिंदी भाषा का है। ठीक है, आप देखेंगे अचार का विलोम शब्द है अचार, आचार, आचार का क्या हो जाएगा, अनाचार। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए, दुस्साहस, दुस्साहस का क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दुष। ये आधा सा लग जाता तो यहाँ पर पूरा सा बन के यहाँ हलक लग जाती है। ठीक है, दुस्साहस शब्द में दुष उपसर्ग मिलेगा। जगन्नाथ की संधि का उदाहरण, जगन्नाथ का, जगन्नाथ व्यंजन संधि है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर मोर का तत्सम शब्द हो जाएगा मयूर। अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए, अभिशाप में अभी ये वाला आ जाएगा। ठीक है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पर ईशा ये वाला शब्द सही हो जाएगा। और चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है तो चंद्रमा का पूछा है तो निशाकर। महादेव का पर्यायवाची है तो यहाँ पर चंद्रशेखर। महादेव का क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर। शिव शंकर, शंभु, चंद्रमौली, चंद्रमौली भी आपका शिव जी का हो जाएगा। ठीक है, जबकि गरुड़ ध्वज नारायण, दिसंबर विष्णु के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे यथाशीघ्र शब्द का समास है। यथाशीघ्र, यथाशीघ्र कैसे, यथाशीघ्र तो अव्ययभाव समास। यथाशीघ्र में अव्ययभाव समास होगा। यथाशीघ्र का समास होगा जितना शीघ्र हो, जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद गौड़, वह अव्ययभाव समास होता है। महात्मा गांधी में अमूल्य
गुड़ थे। इस वाक्य में अमूल शब्द है तो यहाँ पर विशेषण है। ठीक है, महात्मा गांधी में अमूल गुड़ थे, इस वाक्य में अमूल विशेषण है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेषण कहलाता है। ठीक है, अब वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है, तो यहाँ पर सी हवा धीरे धीरे बह रही, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण धीरे धीरे। ठीक है, अब जैसे उपयुक्त वाक्य में हवा धीरे धीरे बह रही क्रिया विशेषण युक्त वाक्य, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये क्रिया की विशेषता उसकी निश्चितता, उसकी अनिश्चितता तथा क्रिया के गठित होने की स्थिति तथा क्रिया के निषेध को स्वीकारता है। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक और रीतिवाचक। ठीक है, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द चुनिए। योग रूढ़ पूछा तो चक्रपाणी। ठीक है, योग रूढ़ शब्द उपयोग शब्द में चक्रपाणी योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ वे शब्द जो 2 शब्दों के योग से बने हैं। ठीक है, परंतु अर्थ विशेष रूप में रूढ़ हो जाता है, योग रूढ़ कहलाता है। यहाँ पर चक्रपाणी में चक्र प्लस पाणी, चक्र को हाथ में धारण करने वाला अर्थात विष्णु। अब अंग्रेजी नहीं करेंगे, यहाँ पर हम संस्कृत करेंगे। चलिए, गणित आ गया, गणित नेक्स्ट क्लास में आपको संस्कृत ये तो पेपर ही आ गया, यहाँ पर संस्कृत ही नहीं आई। ये हो गया गणित और विज्ञान के प्रश्न इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। जैसे कि अभी ये गणित आ गया, ये गणित आ गया और ये लो इसमें साइंस आ गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से चेक करके संस्कृत वाला क्लास कराएंगे।